हेलो ट्वेल्थीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो बेसिक चाहिए होता है वो बेसिक मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरी टाइप, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, ये दावा है मेरा। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हमें समझना है कि ग्रॉस और नेट का क्या चक्कर है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या चक्कर है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या घपला है, क्या लफड़ा है। क्योंकि आप जहां भी फंसेंगे वहां पे कभी ग्रॉस गिवन होगा, नेट फाइंड करना होगा, कभी नेट गिवन होगा, ग्रॉस फाइंड करना होगा, कभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन होगा, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन होगा, नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, नेशनल प्रोडक्ट गिवन होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस गिवन होगा, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा, या फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा, मार्केट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको नेट को ग्रॉस बनाना है, बच्चों मैंने जो नीचे लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि नेट छोटा है और ग्रॉस बड़ा है। तो नीचे वाली चीज को जब ऊपर पहुंचाना है, किसी चीज की हाइट बढ़ानी है, तो आपको कुछ प्लस ही करना पड़ेगा ना। कोई चीज, कोई बिल्डिंग है, आपको ऊपर तक ले जाना है उसको, तो आप प्लस ही करोगे ना उसमें। तो नेट को अगर ग्रॉस बनाना है तो आपको उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। नीचे से ऊपर जाना है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो नेट वाली चीज ग्रॉस बन जाएगी। लेकिन अगर उल्टा करना है, कोई चीज ग्रॉस है और उसे नेट बनाना है, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए। डोमेस्टिक को नेशनल अगर बनाना है तो उसमें जो हमने फॉरेन से नेट इनकम कमाई है उसको प्लस कर देंगे। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है। NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना है तो फॉरेन की इनकम जो नेट इनकम है उसे हम प्लस कर देंगे तो नेशनल हो जाएगा। आप समझ जाओ ऐसे कि डोमेस्टिक लेवल की इनकम में हमने NFI ऐड किया, फैक्टर इनकम जो हमने अब्रॉड से नेट कमाई है उसे हम प्लस कर देंगे तो लेवल बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए उसमें हम NIT प्लस कर देंगे। लेकिन अगर उल्टा करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, तो आपको NIT माइनस करना पड़ेगा। NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम समझ लेते हैं कि NFI है क्या। बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल है कि इंडियंस जो फॉरेन से कमा रहे हैं, जो UK से, US से, कनाडा से, बेल्जियम से, जर्मनी से, पूरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भी वो अर्न कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वहां की करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी से ज़्यादा होती है। तो वो वैल्यू में से माइनस कर दो जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ से कमा रहे हैं। अब सुन के अजीब सा लग रहा होगा, फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ कमाते हैं। कभी आपने उस एंगल से सोचा नहीं कि जो नेपाल के लोग इंडिया में कमा रहे हैं वो फॉरेनर ही हैं, जो भूटान के लोग इंडिया में कमा रहे हैं वो फॉरेनर हैं, जो बांग्लादेशी इंडिया में कमा रहे हैं वो फॉरेनर्स हैं, जो श्रीलंकन इंडिया में कमा रहे हैं वो फॉरेनर्स हैं। आपने तो अब बहुत सारे नाइजीरियंस या अफ्रीकन कंट्रीज के सिटीजन्स भी आपने देखे होंगे इंडिया के अंदर, वो भी तो यहाँ से कमा रहे हैं। तो वो इनकम माइनस कर दो उस इनकम में से जो हमने अर्न की है, मतलब इंडियंस ने जो फॉरेन कंट्रीज से कमाया है उसमें से माइनस कर दो जो फॉरेनर्स ने हमारे यहां से कमाया है। तो ये वो इनकम है जो इंडियंस ने फॉरेन से कमाई है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये ध्यान रखना, टू अब्रॉड मतलब जो फॉरेनर्स, जो भूटान के लोग, नेपाल के लोग हमारे यहां से अर्न कर रहे हैं वो यहां से माइनस कर देंगे तो आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर बात करते हैं NIT की, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स नेट कितना है। नेट का मतलब अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है तो हमें कुछ दे भी रही है, तो फाइनली गवर्नमेंट को हमने क्या दिया, एग्जैक्ट हमने क्या दिया। अगर देखिए हमने कुछ दिया, गवर्नमेंट ने कुछ वापस किया, तो नेट कितना मिला गवर्नमेंट को वो देखना है हमें। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो अमाउंट है जो हम लोग पे कर रहे हैं गुड्स के साथ, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ हम एक टैक्स पे कर रहे हैं, बट उसी पैसे में से गवर्नमेंट हमें कुछ वापस भी दे रही है, उसे हम कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी मिलती है प्रोड्यूसर्स को, गवर्नमेंट हेल्प करती है और ये पैसा गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट हमें दे रही है प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर से GST ले रही है या कंज्यूमर से GST ले रही है।
तो जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रहा है और सब्सिडी वो पे कर रही है, तो नेट नेट गवर्नमेंट को कितना मिला, अगर उसका डिफरेंस देखें तो दैट इज कॉल्ड एनआईटी। समझ आया बच्चों? तो ये है बेसिक्स, जब भी कोई हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये बेसिक यूज होगा। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। और जो चैप्टर है नेशनल इनकम, इससे 6 मार्क का न्यूमेरिकल आता ही आता है। कोई 2 मेथड्स कंबाइन करके एक 6 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम तीनों मेथड्स करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं उस कंसेप्ट पे बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जीडीपी एमपी 50,000 एनआईटी एनएफआई डेप गिवन है, फाइंड करना है एनडीपीएफसी, उसके बाद एनएनपीएफसी, जीएनपीएफसी एंड जीएनपीएमपी। पहला है एनडीपीएफसी। बच्चों बहुत सिंपल ट्रिक है, जो फाइंड करना है उसे आप लेफ्ट में लिखो और जो गिवन है उसे राइट में लिख दो। ग्रॉस को नेट बनाना है बच्चों, ग्रॉस को नेट। ग्रॉस ऊपर था, नेट नीचे था, ऊपर से नीचे आना है, तो डेप माइनस, एक एक करके पकड़ो, एक एक। डीपी, डीपी को डीपी बनाना है, पहले से ही बना हुआ है, कुछ नहीं करना। एमपी को एफसी बनाना है, ऊपर से नीचे आना है। एमपी ऊपर था, एफसी नीचे था, ऊपर से नीचे आना है, तो एनआईटी माइनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 50,000 था, डेप है हमारा 6,000, एनआईटी इज 4,000, तो आंसर आ जाएगा 40,000 एनडीपीएफसी। बस याद रखो, जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में, जो गिवन है राइट में, और कन्वर्ट करते चले जाओ। नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस, ऊपर से नीचे आना तो माइनस। अब एनडीपीएफसी हम निकाल चुके हैं, हमने अभी अभी निकाला था, तो एनएनपीएफसी फाइंड करना है, और एनडीपीएफसी हमने अभी निकाला था 40,000। तो एनडीपीएफसी में क्या ऐड करें कि एनएनपीएफसी आ जाए। देखिए एन पहले से एन है, एफसी पहले से एफसी है, इस डीपी को एनपी बनाना, इस डीपी को एनपी बनाना है, तो एनएफआईए प्लस कर देंगे, तो 40,000 जो हमारा आंसर आया था उसी में हम एनएफआई ऐड कर देंगे, दैट इज 10,000, तो 50,000 आ गया। आप बोलेंगे ये तो जीडीपी एमपी के इक्वल आ गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कई बार जीडीपी एमपी नेशनल इनकम के इक्वल हो सकता है, एनएनपीएफसी के इक्वल हो सकता है, तो इसलिए उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो कि सेम अमाउंट आ रहे हैं। अब थर्ड है हमारा जीएनपीएफसी। अब देखिए जीएनपीएफसी हमें फाइंड करना है, एनएनपीएफसी गिवन है, तो एनएनपीएफसी में हम क्या ऐड करें कि जीएनपी। अब देखिए एनपी एनपी पहले से, एफसी एफसी पहले से, तो ये सेम है पहले से, ये वाला सेम है पहले से, सिर्फ इस एन को जी बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो हम क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, और ये हमारा आंसर 50,000 हम फाइंड कर चुके हैं अभी, उसमें हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन के अंदर 6,000, तो एनएनपीएफसी आ गया, सॉरी जीएनपीएफसी आ गया 56,000। अब लास्ट बचा है हमारा जीएनपीएमपी। जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में लिखना है, जीएनपीएमपी हमने लेफ्ट में लिखा, राइट में जीडीपीएमपी से काम चल सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। तो मैंने इस बार नीचे वहां से कोई चीज नहीं ली, सीधे जीडीपीएमपी ले लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ इस डीपी को एनपी बनाना है और कुछ नहीं करना, इस डीपी को एनपी बनाना है और कुछ नहीं करना। तो बाकी सब ग्रॉस ग्रॉस है, एमपी एमपी है, तो मैंने सिर्फ इसमें एनएफआईए प्लस कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। 50,000 जीडीपीएमपी है, इसमें मैं एनएफआई ऐड कर दूंगा तो एनएफआई 10,000 है, तो ये हो गया 60,000 जीएनपी एमपी। तो बच्चों ये हो गए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। तो बच्चे अब हम करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम सीधे एनडीपीएफसी निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम,
याद रखना है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम के 3 ही कंपोनेंट्स हैं, 3 को प्लस कीजिए, 3 मार्क्स कंफर्म। आप बोलेंगे 3 मार्क्स, अभी तो आप कह रहे थे 6 मार्क का क्वेश्चन है। बच्चों आता 6 मार्क का क्वेश्चन है, बट उसमें 2 मेथड से सॉल्व करना होता है। तो एक इनकम मेथड है और एक एक्सपेंडिचर मेथड या एक वैल्यू एडेड मेथड। कोई 2 मेथड का कॉम्बिनेशन बना के वो 6 मार्क का क्वेश्चन देते हैं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बस 3 चीजों को ऐड किया और 3 मार्क्स, इतना आसान? अकाउंट्स में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी इतना आसान नहीं है, इनके भी कंपोनेंट्स होते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है। एक कंट्री की आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हो और इनकम मेथड से फाइंड कर रहे हो, तो इनकम मेथड का मतलब जिन लोगों ने इनकम जनरेट की है वो प्लस कर दो। इनकम जनरेट करने वाले लोग बहुत सारे हैं और अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज अर्न करते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आ गए। ऑपरेटिंग सरप्लस में वो लोग आएंगे जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी से कमाते हैं। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में वो लोग आएंगे जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनकी इनकम मिक्स्ड है, कई सोर्सेज की इनकम है, वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में। बस 3 ही टाइप के लोग होते हैं पूरी इकोनॉमी में, इसलिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, वो हम करते हैं आगे। तो बच्चों, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 ही कंपोनेंट हो सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मतलब जो वेजेस एंड सैलरीज कैश में मिल रही है, कैश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैश में, जो सैलरी चेक से मिल रही है वो भी हमें फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही इंक्लूड करना, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब होता है एम्प्लॉयर की तरफ से कैश में सैलरी या चेक में सैलरी नहीं मिली है, एम्प्लॉयर की तरफ से फैसिलिटीज मिली हैं आपको, जैसे आपको रहने के लिए मकान मिला हुआ है, आपको खाने के लिए कुछ राशन वगैरह मिलता है, आपको कपड़े मिलते हैं, आपको शूज मिलते हैं, या आपको हेल्थ क्लब की फैसिलिटी मिलती है, या आपको फॉरेन टूर मिलता है, या आपको कोई हॉलिडे के लिए कोई कूपन मिला हुआ है, कोई किसी होटल में अकोमोडेशन मिला है, तो वो सब होते हैं काइंड। तो सिर्फ कैश वाली सैलरी नहीं, काइंड वाली सैलरी भी इंक्लूड होती है सैलरी के अंदर। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो आपके प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो भी तो एक पैसा मिल रहा है आपको, वो भी तो एक फायदा है एम्प्लॉय का। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो भी आएगा प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर ग्रुप इंश्योरेंस में पे कर रहा है आपके लिए, एम्प्लॉय के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस में, ग्रुप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो पे कर रहा है, ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो या प्रोविडेंट फंड में पे कर रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, तो वो आ जाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। अगर काइंड में कुछ फैसिलिटीज दे रखी हैं तो वो आ जाता है काइंड में। तो ये हो गए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स। अब हम करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 टाइप की इनकम को इंक्लूड किया गया है। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस 4 टाइप की इनकम का एक कॉम्बिनेशन है। क्या? रेंट, जो लोग रेंटल इनकम से कमा रहे हैं, कैसी भी रेंटल इनकम। इंटरेस्ट, जो लोग इंटरेस्ट से कमाते हैं, मतलब पैसा देते हैं लोगों को इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट से कमाई उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। रॉयल्टी, मतलब आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया है, या आपने कोई पेटेंट डेवलप किया है जिसकी आपको रॉयल्टी मिलती है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी आपको रॉयल्टी मिलती है, चाहे वो बुक है, म्यूजिक है, तो या मूवी है कोई, तो रॉयल्टी यहां पे आ गई, क्योंकि रॉयल्टी इन सबसे अलग है। और प्रॉफिट का मतलब जो लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जो लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठे हैं, तो जो लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठे हैं, उस कंपनी से उनको प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है। वो प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और कुछ नहीं। जो शेयर होल्डर होता है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जिसकी इनकम में हमने ये प्रॉफिट सारा ऐड किया है, उसको सिर्फ इतना पोर्शन मिल रहा है। ये 2 चीजें उसे मिलती नहीं है, फिर भी हम उसको प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब वो क्या क्या है? जैसे किसी कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट डिक्लेयर किया था 10,000, तो बड़ा खुश होने लगा कि 10,000 का चेक आएगा। लेकिन जब घर पे चेक आया तो सिर्फ 3,000 का। उसे समझ नहीं आया कि 3,000 का चेक क्यों आया, जब कंपनी ने बोला था कि प्रॉफिट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के हिस्से का प्रॉफिट 10,000 है, तो उसको डिविडेंड सिर्फ 3,000 क्यों आया। आप भी सोच के देखिए, क्या सारा का सारा प्रॉफिट अगर
शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा? बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ पैसा रोकना पड़ेगा भाई। तो जो पैसा रोकेंगे फ्यूचर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन्ड अर्निंग। तो सारा पैसा अगर बांट देंगे तो बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे? तो कुछ पैसा रोक लिया जाएगा। सपोज 3000 रोक लिया गया है और 4000 गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना है, तो उसी प्रॉफिट में से टैक्स दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाएगा वो उसी प्रॉफिट में से दिया जाएगा। जो 10,000 प्रॉफिट हुआ था 3000 शेयर होल्डर्स को दे दिया, 4000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और कॉर्पोरेट सेविंग फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 3000 रख लिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ये हमने करा इनकम मेथड में जो फॉर्मूला है उसके कंपोनेंट्स। अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स।